हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ नितेश और आज हम लोग 10th का साइंस वन का फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन का सेकंड लेक्चर कवर करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग क्या कवर करेंगे? न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सेंटर ऑफ मास, इनवर्स स्क्वायर लॉ और अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा था उसको पढ़े बिना ये लेक्चर समझना थोड़ा मुश्किल होगा, तो आप प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने, उसको लेक्चर को देख लीजिए। और ये जो चैप्टर है ग्रेविटेशन फिजिक्स में आता है और फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए ताकि इस चैप्टर हमको स्मूथली समझ में आए और बाकी सारे फिजिक्स के भी चैप्टर इजीली समझ में आए। तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट फिजिक्स के नाम से। ओके, तो एक बार वो जरूर देखिए वीडियो। इस लेक्चर में लोग स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। ओके, सबसे पहले हम लोग समझते हैं लॉ किसके बारे में है। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग ने क्या पढ़ा था? हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। जैसे मार्कर है, ये दूसरा मार्कर है, ये मार्कर क्या कर रहा है? इस मार्कर को अपने तरफ कुछ फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। एट द सेम टाइम ये मार्कर भी क्या कर रहा है? इस मार्कर को अपने तरफ कुछ फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। इसी फोर्स को न्यूटन ने क्या नाम दे दिया? ग्रेविटेशनल फोर्स। इनफैक्ट मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, ये मार्कर है, ये भी ऑब्जेक्ट है, तो ये हम दोनों भी एक दूसरे को अपने तरफ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं कुछ फोर्स से। ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में क्या करता है? दूसरे ऑब्जेक्ट को कुछ डेफिनेट फोर्स से अट्रैक्ट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। बट एग्जैक्टली फोर्स लगता कितना है, इसका फॉर्मूला कितना होगा, क्या होगा, ये आज हम लोग इस डेरिवेशन में कवर करेंगे। ओके, तो न्यूटन ने क्या बोला? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एन अदर ऑब्जेक्ट विद सम डेफिनेट फोर्स। और ये जो फोर्स होगा वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, किससे? टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब समझते हैं। जैसे मान लेते दो ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है? m1, और यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है? m2, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मैंने अज्यूम कर लिया है d है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो d है। अभी देखिए जो m1 है ये क्या करेगा? m2 मास को अपने तरफ खींचेगा कुछ सम फोर्स। एट द सेम टाइम m2 मास क्या करेगा? m1 मास वाले को अपने तरफ कुछ फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। ओके, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कितना होगा? ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके प्रोडक्ट से, इनके मासेस के प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ओके, मल्टीप्लाई करना। ओके, ये दोनों मासेस, इसका मास क्या है? m1, इसका मास क्या है? m2। इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब क्या है? इन दोनों के प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, m1 m2। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल ये होता है। ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा है सब चीजें, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए क्या कंडीशंस होती है, वो सब अच्छे से हम लोग ने डिस्कस किया। ओके, सेकंड क्या बोलता है? एंड इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, फोर्स क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों का सिंबल सेम होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? d, और उसके स्क्वायर से। ओके, ये हमको याद रखना। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन। अभी दोनों इक्वेशन को हम लोग कंबाइन करके देखते हैं। ओके, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, देखिए क्या मिलेगा इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करने से? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैट। ओके, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग ने दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नया इक्वेशन बना दिया। अभी देखिए हम लोग को प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के इक्वल साइन लगाना है, इक्वालिटी साइन लगाना है। तो उसके लिए मैंने कंडीशन बताई थी, अगर आपको प्रोपोर्शनलिटी हटाना है और वहां पे इक्वल लगाना तो उसके साथ क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। ओके, ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया है कांस्टेंट क्या होता है, नंबर्स होते हैं, और कभी कभी हम लोग उसको अल्फाबेट से भी कोई भी वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो जब मोस्ट कॉमन कांस्टेंट क्या होता है, जब हमको कांस्टेंट नहीं पता तो हम लोग वहां पे a यूज करते हैं। लेकिन इस केस में हमारे पास एक स्पेशल कांस्टेंट है, देखते क्या है वो। देखिए हमारे पास क्या, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? इक्वल इनटू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। मैंने सारा टर्म वैसे लिखा, बस इसके जगह इक्वल के साथ कांस्टेंट लिखा। ओके, तुझे इक्वालिटी का साइन चाहिए था। यहाँ पे एक स्पेशल कांस्टेंट है, इसको हम कैपिटल लेटर g से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यहाँ पे एज इट इज m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। ओके, ये g क्या है यहाँ पे? इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट मतलब जी की वैल्यू पूरे यूनिवर्स में क्या रहेगी? सेम रहेगी। वो कितनी रहेगी? वो 6.673 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको उसका वैल्यू पता होना चाहिए और उसका यूनिट भी अच्छे से पता होना चाहिए। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए फिलिंग द ब्लैंक्स में, एमसीक्यूज में सब पूछा था फॉर्मूला। बताओ किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट टाइम्स ऑफ mass 1, mass of first object into mass of second object upon distance between, square of distance between them. Okay,
अभी देखिए अगर हम इन केस हमको ये यूनिट याद नहीं रहता, ठीक है, तो हम लोग यूनिट निकाल सकते हैं क्या, मतलब ये फॉर्मूला कैसे, मुझे फॉर्मूला याद है तो मैं जी का यूनिट बना सकता हूँ, ऑब्वियसली हम लोग जी का यूनिट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अगर मुझे जी के लिए फॉर्मूला निकालना, जी के लिए मुझे क्या चाहिए, यूनिट निकालना, तो पहले जी के लिए फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, सारे टर्म्स को हम लोग क्या करेंगे, वो साइड शिफ्ट कर देगा, तो जी क्या हो जाएगा, ये डी स्क्वायर रह जाएगा, तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, डिवाइड में था यहाँ पे तो, और ये मास दोनों मास से क्या आ जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे, m1 m2। ओके, अब यहाँ पे हमको जी का फॉर्मूला मिल गया। अब देखिए फोर्स का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। और डी क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट हम लोग ने पढ़ा था, मीटर होता है। देखिए अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा था, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स को अच्छे से देखिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से एक बार आप कवर कर लेंगे तो आपको इजीली समझ में आने लगेगा, आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में ही पढ़ा है। ओके, तो डिस्टेंस का, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, और यहाँ पे मीटर क्या होगा, स्क्वायर होगा, क्योंकि डिस्टेंस स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर होगा। अपॉन मास क्या है, मास का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट केजी, एट द सेम टाइम ये भी मास है, मास का यूनिट क्या होगा, केजी होगा, और केजी मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर। तो जी का यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, एसआई यूनिट, दिस इज व्हाट एसआई यूनिट ऑफ जी। ओके, इसका वैल्यू और इसका जो यूनिट है ये हमको काफी अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, ये हमारा न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था। इसके बाद हम लोग सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए सेंटर ऑफ मास के बारे में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना, हमारे बुक में थोड़ा सा बस उसके बारे में बताया गया सेंटर ऑफ मास क्या होता है। देखिए सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है किसी बॉडी का जहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पूरे बॉडी का मास अज्यूम करके रख सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास एक ये डस्टर है, इस डस्टर का पूरा जो मास है मैं इसके सेंटर पे, ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये यूनिफॉर्म डस्टर है, यूनिफॉर्म मटेरियल का, तो यहाँ पे मैं इसका कहीं पे इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर मुझे यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ करूंगा, तो वो सेंटर पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्शन मिलेगा वो क्या होगा, इसका सेंटर होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर में मैं क्या अज्यूम कर सकता हूँ, पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है। ओके, तो वो पॉइंट क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, किसी बॉडी का वो पॉइंट जहां पे हम लोग क्या अज्यूम कर सकते हैं, उस पूरे बॉडी का मास क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। जैसे कि एट प्रेजेंट मैं खड़ा हूं, तो मेरा जो सेंटर ऑफ मास होगा एट दिस पोजीशन, वो कहां होगा, समवेयर नेवल के आसपास होगा। तो ये मेरा सेंटर ऑफ मास है। देखिए सेंटर ऑफ मास को हम लोग शिफ्ट भी कर सकते हैं, कैसे, सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट होता है, जहां पे मास ज्यादा होता है। जैसे कि मैं इसको समझता हूं, एक यूनिफॉर्म रॉड है, एक यूनिफॉर्म रॉड का ये जो सेंटर पार्ट होगा, इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, ये क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास होगा। ओके, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास, जहां पे हम लोग क्या अज्यूम कर सकते हैं, इसके बॉडी को पूरा इसके बॉडी का पूरा टोटल मास क्या अज्यूम कर सकते हैं। ओके, अगर इन केस में क्या करता हूं, यहाँ पे बहुत ज्यादा मास यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूं, मान लो यहाँ पे मैंने कपड़ा अपना बांध दिया, बहुत ज्यादा मास बढ़ गया, तो अब इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा क्या, नहीं, इसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, टुवर्ड्स दी, जहां पे मास ज्यादा है, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ जाएगा। देखिए अगर मैं इसका सेंटर ऑफ मास पे इसको ऐसे कंट्रोल करूं तो इजीली घूम जाएगा, लेकिन अगर मान लेते हैं यहाँ पे मैंने मास बहुत बढ़ा दिया और यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया, तो मैं यहाँ से इसको ऐसा घुमाऊंगा तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, लेकिन मैं इसके सेंटर ऑफ मास से इसको ऐसा घुमाऊंगा तो ये इजीली क्या करेगा, घूम सकता है। जैसे कि हम लोग ने देखा होगा कोई फुटबॉल को ऐसे लेके घुमाता है, या फिर हम लोग स्कूल में क्या करते हैं, नोटबुक को उसके सेंटर पे, ये नोटबुक है तो नोटबुक ऐसे रेक्टेंगल शेप का होता है, तो ये उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर हो गया, नोटबुक का क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल सेंटर, मतलब ये क्या होगा, उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। तो सेंटर ऑफ मास पे जब हम लोग उंगली रख के उसको घुमाते तो इजीली क्या करना, घूम जाता है। यहाँ पे कोई उंगली रख के, यहाँ पे कोई नहीं घूमता, यहाँ पे कोई उंगली रख के घुमाएगा तो नहीं घूमेगा, क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, उसका सेंटर पे, ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो सेंटर ऑफ मास पे एक और हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग सेंटर ऑफ मास को वहां पे सेंटर ऑफ मास हम लोग बॉडी को क्या कर सकते हैं, इजिली कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हमको समझ में आना चाहिए, हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स में आप डिटेल में पढ़ोगे। अब हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ देखते हैं। देखिए न्यूटन ने क्या बोला कि दो ऑब्जेक्ट जितना दूर जाएंगे उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स उतना कम होता रहेगा, लेकिन वो स्क्वायर टाइम्स कम होगा। ये उनको कैसे मालूम पड़ा, बाय इनवर्स स्क्वायर लॉ। उन्होंने इनवर्स स्क्वायर लॉ प्रूव किया बाय द हेल्प ऑफ केप्लर्स थर्ड लॉ, मतलब केप्लर सर के थर्ड लॉ के हेल्प से उन्होंने इनवर्स स्क्वायर लॉ प्रूव किया, और उन्होंने बताया कि जब दो ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, एक डिस्टेंस बढ़ता है तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स को वीक होता है, लेकिन वो डिस्टेंस के स्क्वायर टाइम्स कम होता है। ओके, तो उस चीज को हम लोग देखते थे कि हम लोग ने फॉर्मूला क्या पढ़ा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर।
तो ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फोर्स इज इनवर्सली, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स स्क्वायर टाइम्स। ओके, तो ये स्क्वायर टाइम्स कैसे मान पाऊंगा, बाय केप्लर्स थर्ड लॉ। ओके, तो उसी चीज को हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या बोलता है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आर स्क्वायर। ओके, वेयर आर इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, इस चीज को हम लोग को प्रूफ करना है। ओके, तो हम लोग देखते हैं कैसे उन्होंने प्रूफ किया। तो सबसे फर्स्ट थिंग, अगर मान लेते कोई ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्या होता है कि ऑब्जेक्ट क्या करता है, सर्कुलर पाथ पे घूमता है विद कांस्टेंट स्पीड। ओके, मतलब ये कांस्टेंट स्पीड से क्या करेगा, सर्कुलर पाथ पे घूमेगा। यहाँ पे इसका सेंटर होगा, मान लेते सेंटर सी है, और सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका रेडियस बोलते हैं। ओके, मान लेते हैं जो मास है, ये जो मास है ऑब्जेक्ट का, जो मास है वो क्या है, m है, और ये कुछ यहाँ पे v स्पीड से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, मूव, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो जब हम लोग ने पढ़ा था, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसके ऊपर क्या एक्ट होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स। ओके, तो इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लग रहा होगा, mv²/r। ये हम लोग ने फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। ओके, वेयर m इज व्हाट, मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, v इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, दैट इज रेडियस। ठीक है, ये हम लोग ने सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा था। ओके, अब बताइए जब पार्टिकल मोशन करेगा तो उसका मास चेंज हो सकता है क्या, नहीं, मास तो हमेशा कांस्टेंट होता है। रेडियस चेंज होगा क्या सर्कल का, वो भी कांस्टेंट होता है, वो भी चेंज होगा। चेंज क्या हो सकता है, उसका स्पीड। ओके, तो स्पीड क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। सिंस देयरफॉर हमको मालूम स्पीड क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड दैट इज v इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए डिस्टेंस, अब ये पार्टिकल मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है, ऐसे घूम के वापस एक चक्कर लगा सकता है, एक सर्कल का पूरा चक्कर लगा सकता है, और एक सर्कल का जो पूरा डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं। मतलब क्या हो सकता है, पूरा सर्कमफेरेंस ना, सर्कल का जो आउटर लाइन है, ये पूरे डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। मतलब डिस्टेंस मैक्सिमम कितना कवर कर सकता है, सर्कमफेरेंस जितना। ओके, और हम लोग ने पढ़ा था कि पार्टिकल को एक चक्कर लगाने के लिए जो भी टाइम लगता है, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज डिफाइंड एज टाइम पीरियड। तो पार्टिकल जब एक पॉइंट से पूरा टोटल पॉइंट वापस इसी पॉइंट पे आ जाएगा तो ये एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा, और एक रेवोल्यूशन को जो टाइम लगता है कवर करने का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। ओके, ठीक है। अब देखिए सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल कितना होता है, 2πr। हम लोग ने मैथमेटिक्स में पढ़ा है बचपन में, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल कितना होता है, 2πr। और टाइम पीरियड को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर t से। ओके, तो यहाँ पे हमको v का वैल्यू क्या मिल गया, 2πr/t। तो मैं यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर 1 दे दो, तो मैं इस इक्वेशन में v का वैल्यू पुट कर सकता हूँ। ओके, v की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 2πr/t। देयरफॉर इन इक्वेशन 1, ओके, इन इक्वेशन 1 क्या है, f इज इक्वल टू mv²/r। तुम लोग v की जगह क्या पुट करेंगे, 2πr/ कैपिटल T द होल स्क्वायर, v का स्क्वायर तो होल स्क्वायर अपॉन r। ओके, यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, पाई का स्क्वायर क्या होगा पाई स्क्वायर, और r का स्क्वायर क्या मिलेगा r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, और ये r ऊपर चला जाएगा तो क्या मिलेगा मुझे 1/r, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, तो अगेन यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, अगर मैं इसको ओपन करूं, 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर m अपॉन t स्क्वायर इंटू 1/r। देखिए यहाँ से एक r, यहाँ पे एक r और एक r कैंसिल हो जाएगा, मुझे क्या मिलेगा 4 पाई स्क्वायर m r अपॉन t स्क्वायर, ये मुझे क्या मिलेगा 4 मिलेगा। देखिए अब यहाँ पे हमको एक चीज, यहाँ पे केप्लर्स का थर्ड लॉ यूज करना है। देखिए कब, बाय केप्लर्स थर्ड लॉ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय केप्लर्स थर्ड लॉ। केप्लर्स का थर्ड लॉ क्या बोलता है, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट के। ये हम लोग ने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट के। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, तो क्या हो जाएगा, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाला साइड भी रेसिप्रोकल होता है, 1/k मिलेगा मुझे। क्लियर है, मैं इसको ऐसे रेसिप्रोकल कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये जो तुमको r दिख रहा है, ये r अपॉन टी स्क्वायर दिख रहा है, टी स्क्वायर तो है मेरे पास, लेकिन r है, r क्यूब लाना है। तो r क्यूब कैसे लाएंगे, मैं क्या करता हूँ, r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, तो मुझे r क्यूब मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, सिंस फोर्स इज इक्वल टू
4 पाई स्क्वायर m अपॉन अपॉन टी स्क्वायर। ओके, ये ऑलरेडी था, तो मुझे यहाँ पे r क्यूब लाना था। ऑलरेडी r है तो मैं क्या करूँ, r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अगर मैं r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे r क्यूब मिल जाएगा, लेकिन r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या करूंगा, r स्क्वायर से डिवाइड भी करूंगा। ठीक है, मैथमेटिकली बैलेंस करके चलना होगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 4 पाई स्क्वायर m r क्यूब अपॉन r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए पूरा जो टर्म है r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, ये 1 अपॉन k लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, सिंपल 4 पाई स्क्वायर m अपॉन 1 अपॉन k, मतलब क्या 1 से पूरा टर्म मल्टीप्लाई होगा सेम एज इट इज, और k नीचे आ जाएगा। और मैं r स्क्वायर होता साइड में लिख देता हूं, ये r स्क्वायर जो है इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 1 अपॉन r स्क्वायर। ओके, अब इस टर्म पे नोटिस करते हैं, ये पूरा जो टर्म है, देखिए 4 क्या है, 4 एक नंबर है, और नंबर हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और पाई भी क्या है, नंबर, और पाई भी क्या है, नंबर, तो नंबर भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और मास तो कभी चेंज ही नहीं होता, मतलब मास भी क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। के तो ऑलरेडी कांस्टेंट हम लोग ने पढ़ा था, मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट है। सिंस 4 पाई स्क्वायर m इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। देखिए नंबर्स वगैरह जो भी होता है वो सब क्या होता है, कांस्टेंट। मास भी क्या है, कांस्टेंट है, मास क्योंकि चेंज नहीं होता, और k क्या है, k तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। ठीक है, तो पूरा टर्म कांस्टेंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, फोर्स इज इक्वल टू, इसके जगह कांस्टेंट लिख सकता हूं, कांस्टेंट इनटू 1 अपॉन r स्क्वायर। अब देखिए हम लोग ने क्या पढ़ा था कि मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटा के क्या यूज कर सकता हूं, इक्वल एंड कांस्टेंट। ओके, ये हम लोग ने पढ़ा था। तो मैं इक्वल एंड कांस्टेंट की जगह क्या यूज कर सकता हूं, प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल। ओके, तो यूज कर लेते हैं। तो फोर्स क्या हो जाएगा, इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूं, प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल बना सकता हूं, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन r स्क्वायर। ओके, तो हेंस प्रूफ। तो न्यूटन ने क्या किया, इनवर्स स्क्वायर लॉ को प्रूफ किया और बताया कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब डिस्टेंस बढ़ता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज होता है, लेकिन स्क्वायर टाइम्स ऑफ डिस्टेंस। ओके, विद द हेल्प ऑफ केप्लर्स थर्ड लॉ। ठीक है, ये उसका प्रूफ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ओके, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए हर एक बॉडी के बीच में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ठीक है, तो हमारा अर्थ भी एक बहुत बड़ा मैसिव ऑब्जेक्ट है, ये भी क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स हम पे कंटिन्यूअस एक्ट हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अर्थ के साथ जुड़े हुए हैं। ओके, तो ये रीजन हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से हम लोग जुड़े हुए हैं। बट अभी देखिए मैं क्या करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता हूँ। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकूंगा तो कुछ टाइम बाद क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्यों, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब अभी देखिए ऐसा भी तो हो सकता था कि मान लीजिए जैसे हम लोग ने एग्जांपल लेता है, ये हमारा अर्थ है, यहाँ पे एप्पल का पेड़ है और यहाँ पे एप्पल ऐसे गिरा, तो एप्पल नीचे गिरा बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए हम लोग लेकिन क्या पढ़े थे डेफिनेशन, कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अनदर ऑब्जेक्ट विद सम फोर्स। मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है, और ये ऑब्जेक्ट अपनी तरफ खींच रहा है। ओके, अर्थ क्या कर रहा है, एप्पल को अपनी तरफ खींच रहा है, एट द सेम टाइम एप्पल अर्थ को भी खींच रहा है। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि एप्पल की तरफ अर्थ चला जाए, अर्थ की तरफ ही एप्पल क्यों गिर रहा है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ना, अर्थ एप्पल की तरफ चला जाए। देखिए होता क्या है, जिसका मास ज्यादा होता है, जिसके पास मास ज्यादा होता है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा होता है। तो अर्थ का मास क्या है, बहुत ही ज्यादा है, उसके कंपेयर में एप्पल कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अर्थ के मास के सामने एप्पल का मास कुछ भी नहीं, ऑलमोस्ट जीरो। तो अर्थ का मास बहुत ज्यादा, इसके से उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा, इसके से अर्थ के ग्रेविटेशन स्ट्रांग है, और एप्पल नीचे गिरता है अर्थ पे, ना कि एप्पल के तरफ अर्थ जाएगा। ओके, तो ये समझा। अभी देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, तो ये मान लेते हैं बॉल है, मैंने इसको ऊपर फेंका, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, नीचे आ जाता है। ओके, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे नीचे आ जाता है। ओके, तो ऑब्जेक्ट जब ऊपर जाता है तो धीरे धीरे क्या होती है, इसकी वेलोसिटी, पहले मैं उसको फेंकूंगा तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होते रहेगी, और जिस पॉइंट पे वो डिक्रीज होगी, जीरो हो जाएगी, मान लेते हैं वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, वहां से वापस यू टर्न लेके सेम नीचे आ जाएगा। इतना क्लियर है। देखिए एक बात याद रखना, अगर मान लेते हैं ये सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट को जितना टाइम ऊपर जाने में लगा, यहाँ तक मान लीजिए यहाँ पे टाइम इसको 2 सेकंड का लगा, तो नीचे आने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, अगेन उसको 2 सेकंड ही लगेगा। मतलब जितना टाइम ऊपर जाने लगता है उतना टाइम नीचे आने के भी लगता है।
ओके, अब ये तो हो गई सिंपल सिंपल बातें, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, देखिए अभी मून है, मून हमारे अर्थ से बहुत क्लोज है, अप्रोक्सीमेटली 4 लाख किलोमीटर हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो मून तो बहुत बड़ा मैसिव ऑब्जेक्ट है और अर्थ भी मैसिव ऑब्जेक्ट है, तो दोनों के बीच का ग्रेविटेशन फोर्स बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसा क्यों होता है दोनों एक दूसरे को कोलाइड कर जाए, ओके। या फिर मैं ऐसे बोलूं कि हमारे अर्थ के अराउंड क्या घूम रहे, अबाउट 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 1000 to 1000 किलोमीटर के ऊपर हमारे सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम लोग ने मैनमेड ऊपर भेजे, वो भी क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन, इलेप्टिकल मोशन में क्या कर रहे हैं, हमारे अर्थ के अराउंड मोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर भी ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ऐसा क्यों नहीं जाओ, वो लोग सैटेलाइट नीचे क्यों नहीं नीचे गिर रहे हैं, ओके। तो इसका रीजन लोग पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए होता क्या है कि जब कोई सैटेलाइट या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे स्पेस में, वो कोई रेस्ट पे नहीं है, जैसे कि हमारा मून, जैसे कि हमारा अर्थ है, ओके, ये अर्थ है और अर्थ के अराउंड मून क्या कर रहा है, घूम रहा है, रुका हुआ नहीं। देखिए मून बहुत बड़ा है, अर्थ के कंपेयर में 1/4 टाइम, मतलब अर्थ का 4 हिस्सा करेंगे तो उसमें से 1 हिस्सा मून का बनता है, मतलब ऐसे एग्जांपल समझ सकते हैं। तो अर्थ क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस अर्थ के अराउंड, सन मून क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है, मोशन कर रहा है। तो देखिए क्या होता है कि इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी, ओके। ये हम लोग ने पिछले लेक्चर में कवर किया था, ठीक है। इसके अगर नहीं नहीं समझ में आया तो ऐसा देख लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कोई मूविंग कार है, ओके, ये इनिशियली यहाँ पे जाता है सम v वेलोसिटी, मैंने क्या किया, इसको रस्सी से यहाँ पे बांध दिया, तो ये आगे जा रहा था, अब ये कैसे जाने लगेगा, ऐसे जाने लगेगा, ओके, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लगती हूँ, क्योंकि उसको रस्सी से मैंने यहाँ पे रस्सी से बांध दिया है। रस्सी से बांधने मतलब क्या, सेंटर की तरफ इसको कोई ना कोई खींच रहा है, रस्सी से बांधने मतलब सेंटर से कोई खींच रहा है। तो देखिए ये अगर रुका होता और मैं इसको खींचता तो ये इधर ही आ जाता, अगर ये रुका होता कार और मैं इसको यहाँ खींचता तो इधर ही आ जाता, लेकिन उसके पास क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। और टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होती है, ऑलवेज टेंजेंट टू दी सर्कल। टेंजेंट टू दी सर्कल मतलब क्या, ये सर्कल है, सर्कम साइड इसको जो लाइन टच करके आते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट, ठीक है। तो ये मान लेते हैं यहाँ पे कार है और यहाँ पे कार पहुंच गई और यहाँ पे ऐसे रस्सी से बंधा हुआ, अगर मैं इस कार को यहाँ से ब्रेक कर दूं तो कार कहाँ चले जाएगी, सीधे चले जाएगी, ओके। तो हर कंडीशन में क्या होगा कि कार की जो टेंजेंशियल ये वेलोसिटी जो होगी वो क्या रहेगी, सर्कल के टैंजेंट होगी। हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में किया था, तो वहां पे अच्छे से हम लोग को पता है, फिर भी मैंने एक बार फिर से बता दिया। तो यहाँ पे देखिए उसी तरह भी मैं यहाँ पे अर्थ का देखता हूँ, अर्थ, ये अर्थ है, अर्थ के अराउंड क्या घूम रहे हैं, सैटेलाइट्स घूम रहे हैं, मान लो ये सैटेलाइट्स है, सैटेलाइट एक है जो क्या कर रहा है, ऐसे अर्थ के अराउंड घूम रहा है ऐसे, ठीक है। देखिए सैटेलाइट रुका हुआ नहीं, सैटेलाइट बहुत ही हाई स्पीड से क्या कर रहा है, अर्थ के अराउंड चक्कर लगा रहा है, बहुत ही ज्यादा स्पीड से क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। ये उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ठीक है, उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अर्थ क्या कर रहा है, सैटेलाइट को अपने तरफ कुछ ग्रेविटेशन फोर्स से खींच रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो वेलोसिटी है, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी कैसे, इसके पास इसका कुछ मास होगा और इस मास इनटू वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम, ठीक है। तो इसके पास कुछ मोमेंटम गेन हो जाएगा और वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, तो मोमेंटम चेंज होगा तो क्या होगा, फोर्स डेवलप होगा, ठीक है। मतलब क्या इस इन सिंपल सेंस हम लोग क्या समझ सकते हैं कि सैटेलाइट जब इस वेलोसिटी से चल रही है तो उसके पास क्या होगा, बहुत ज्यादा फोर्स डेवलप होगा। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ फोर्स से खींचता हूँ और यहाँ से भी कुछ फोर्स से खींचता हूँ, तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाना चाहिए, ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में जाना चाहिए, ओके। इनका जो नेट रिजल्ट है वो कहाँ जाएगा, इनके बीच में जाएगा, अगर दोनों फोर्स सेम है। अगर मान लो यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 10 न्यूटन फोर्स से खींच रहा हूँ और यहाँ पे इसको 4 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, अभी भी इनके बीच में ही जाएगा, लेकिन किधर से जाएगा, टुवर्ड्स, बहुत ही क्लोज होके किसके जाएगा, 10 न्यूटन वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ज्यादा फोर्स यहाँ पे कम, दोनों के बीच में तो जा रहा है लेकिन एग्जैक्टली बीच में नहीं जाएगा, जिधर फोर्स ज्यादा उससे उसके क्लोज होके जाएगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इस फोर्स के कंपेयर में बहुत ही वीक है, ठीक है। ये जो उसके पास जो सैटेलाइट है उसके पास जो फोर्स है, उसके घूमने के उसका जो मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो वहां पे फोर्स डेवलप हो रहा है, उसका फोर्स जो है बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है, किसके कंपेयर में, ग्रेविटेशन फोर्स के कंपेयर में। तो यहाँ से ही फोर्स लग रहा है, यहाँ से ही फोर्स लग रहा है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है, दोनों फोर्स का जो रिजल्ट है वो कैसा, इनको क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन करने के लिए मजबूत कर दे रहा है। तो इसलिए जो सैटेलाइट्स हैं वो अर्थ के अराउंड इजीली घूम पा रहे हैं। सिमिलर फैशन में मून का भी यही प्रॉब्लम है, ठीक है, मून सन को अपने तरफ खींच रहा है, सॉरी मून अर्थ को अपने तरफ खींच रहा है और मून अर्थ अपने तरफ मून को खींच रहा है। एट द सेम टाइम मून बहुत ही हाई टेंजेंशियल वेलोसिटी से क्या कर रहा है, अर्थ का क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, ओके। अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है, बहुत ही ज्यादा टेंजेंशियल वेलोसिटी से घूम रहा है, तो यहाँ पे एक फोर्स डेवलप हो रहा है और यहाँ पे मोमेंटम चेंज होगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक और फोर्स डेवलप होगा, ये फोर्स ज्यादा होगा,
इसके कंपेयर में फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। इसके लिए मून क्या कर रहा है, अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है, ऐसे सर्कुलर पाथ में, एलिप्टिकल पाथ में क्या कर रहा है, ऐसे मोशन कर रहा है। ओके, तो इसके वजह से क्या होता है कि दो मैसिव ऑब्जेक्ट भी क्या करते हैं, गिरते नहीं। अगर इन केस यहाँ पे ये रुक जाए, स्टैटिक पोजीशन में रेस्ट पे आ जाए सैटेलाइट, तो क्या होगा, तब ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे अर्थ पे गिर जाएगा। ओके, तुमको समझ में आया, अर्थ की जो भी स्पेस में ऑब्जेक्ट्स हैं, मून है, सन है, ये क्यों नहीं हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे? देखिए अर्थ उसके अराउंड घूम रहा है, सन के अराउंड, मून सन के अराउंड, मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है, तो इसके वजह से क्या हो रहा है, इनके मोशन की वजह से क्या हो रहा है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये लोग नीचे नहीं गिर रहे हैं। ओके, सेम सैटेलाइट का भी सेम कंडीशन है, समझा? तो ये हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोग ने ये भी खत्म कर दिया। ओके, तो होप्स आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर अभी हम लोग आगे के लेक्चर में आगे के जो भी टॉपिक्स कवर करेंगे, लेकिन प्रीवियस टॉपिक्स को आपको अच्छे से वापस से करना है ताकि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, तो चलता हूँ, बाद में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।